नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, अब समय आने वाला है रबी की फसल का, और रबी में अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो दलहनी फसलों का बहुत बड़ा रकबा है। तो दलहनी फसलें कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं, उन्हें किस प्रकार से लगाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी विषयों को समाहित करके आज हम जानते हैं कि रबी की दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। चलिए, इस विषय में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में हमारे मुख्य अतिथि, जो कि हैं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, कृषि वैज्ञानिक, जोनल अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। नमस्कार। नमस्कार किसान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि दलहनी फसलों की मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि हम रबी में कौन सी दलहनी फसलें लगाएं किसान भाई, जिसमें सबसे प्रमुख है चना हमारे मध्य प्रदेश में, दूसरा मसूर है, फिर मटर है। इसके अलावा हमारी एक दलहनी फसल जो खरीफ से चली आ रही होती है, रबी पे जाके ख़त्म होती है, वो है अरहर। अच्छा। तो ये हमारी अभी प्रमुख फसलें हैं इस समय उत्पादन के लिए। और इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है चना की फसल। जी। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि पैडी का मतलब धान का एरिया बढ़ रहा है जी। और उसके बाद वो गेहूं की बुआई करते हैं। हाँ जी। और ये सभी वाटर नीडेड क्रॉप है, मतलब पानी की अति आवश्यकता होती है इन फसलों में। जी। धान हो, गेहूँ हो। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि यदि वो अपना कुल रकबे में से 20% भी दलहनी कर लें, उनका यदि 100 हेक्टेयर रकबा है, हाँ जी, तो वो 20 हेक्टेयर का रकबा गांव में दलहनी कर लें, तो मैं समझूंगा कि हमारा प्रदेश और देश में बहुत अच्छी जो दलहन की जो कमी है हमारे जो इंपोर्ट करना पड़ती है हमको, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और हमें मतलब हम निर्यात की स्थिति में आ जाएंगे। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ 20% में ही कर हम निर्यात की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी बात कि यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें हमें लगभग 60% कम पानी लगता है। अच्छा। अनाज वाली फसलों से यदि हम गेहूँ का उत्पादन करें तो उसमें लगभग 4 पानी, हमारे 5 पानी किसान भाई देते हैं, 4 से 5 पानी, और रिकमेंडेशन 6 पानी की, 6 पानी लगते हैं। जो हल्की मिट्टियों में 6 पानी भी लगते हैं। यदि वो दलहनी फसल करते हैं तो उनको 2 पानी लगते हैं। अच्छा। तो यहाँ मतलब उनको 50 से 60% पानी की भी बचत होगी, जो संसाधनों का भी संरक्षण होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन। तो मैं यहाँ मतलब किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो ये आने वाला जो अपना रबी का सीज़न जो चालू हो गया है, और इस समय तापमान में उतार चढ़ाव भी चल ही रहा है, तापमान अभी तो ज़्यादा ही चल रहा है, बीच में कम हो गया था, मगर इस समय बुआई की स्थिति दलहनी फसलों में बन रही है और रात का तापमान ठंडक है और अब बुआई वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी कि दलहनी फसलों को लगाकर एक फायदा और होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, तो वो भूमि के लिए भी तो फायदा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब वो धान वेस्ड गेहूँ करते हैं, जी, मतलब उधर धान लगाई, इधर उन्होंने गेहूँ लगाया, तो दोनों वाटर नीडेड क्रॉप हैं। अब जो हमारी भूमि में है, धरती में है, तो वो इस तरह के फ्लोरा हो जाते हैं जिससे कि हमारे आने वाले समय में हम उसमें दलहन उत्पादन नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार पानी भरा उधर धान में, उधर पानी गेहूं में भरा। तो आने वाले समय में जो फ्लोरा हमारी मिट्टी का बनेगा, तो वहाँ हमारे बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नष्ट हो चुकेंगे, तो जिसमें हम दलहन उत्पादन नहीं कर सकते। और आमतौर पर हमारे किसान भाइयों की ये शिकायत होती है कि हमने धान के बाद यदि हम चना लगाते हैं तो हमें उत्पादन नहीं मिलता। उसकी वजह वही है कि वहाँ उनके जो उपयोगी जीव हैं हमारी फसल के, वो वहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम हो गई होती है। तो यहाँ ये बात किसान भाइयों को ध्यान देना अति आवश्यक है कि यदि वो क्रॉप रोटेशन अपनाएं, वहाँ धान की जगह सोयाबीन या दूसरी फसलें लें, फिर इधर आप रबी के मौसम में दलहनी फसलें, तो फसल चक्र भी हो गया और फसल प्रबंधन भी हो गया, क्योंकि हम एक ही फसल लगातार लगाते आ रहे हैं, तो उससे हमारे जो किसान भाइयों को जो मार्केट प्राइस में बहुत वेरिएशन आ जाता है। यदि वो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, 3 से 4 क्रॉप लगाएंगे अपने उसमें, तो विविधीकरण करने से उनको ये फ़ायदा होगा, किसी फसल में उच्चतम दाम मिलेगा और किसी में
MSP मिलेगा, तो उनको वहाँ पे जाके एवरेज में वो नुकसान में नहीं रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों को ज़रूर इस रबी में अपने 20% क्षेत्राच्छादन में दलहनी फसलें अवश्य लगाएं। जी, किसान भाइयों को जो डॉक्टर साहब ने सलाह दी है वो ज़रूर अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने बात की चने की, और हमारे प्रदेश में चना ही ज़्यादातर लगाते हैं, तो चने की उन्नत किस्मों को आप कौन सी बताना चाहेंगे जो किसान भाई लगाकर लाभ ले सकें? जो हमारे किसान भाई परंपरागत किस्में लगा रहे हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी उज्जैन 21 हमारी जो कटीला चना हमारे किसान भाई बोलते थे, वो लगाते थे। इसके अलावा अब चूँकि समय बदल गया है और रेजिस्टेंट प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक किस्में आ गई हैं, जिन पर रोग या तो आते नहीं हैं, और आते हैं तो उतनी भारी मात्रा में नहीं आते हैं। तो हमें रोग प्रतिरोधक किस्में लगानी चाहिए, जिसमें JG 130 है, जवाहर ग्राम 130, फिर हमारा जवाहर चना 14 है, इसके अलावा जवाहर चना 24 है। इसके अलावा बहुत सारी नई किस्में हमारी RBG 202, RBG 203, ये रोग प्रतिरोधक किस्में हैं, जो कि हमारे चने में जो प्रमुख समस्या आती है उकटा रोग की आती है, और जड़ सड़न रोग की आती है। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसमें से अधिकतर किस्में उकटा और जड़ सड़न रोगों से प्रतिरोधी किस्में हैं। यदि हमारे किसान भाई ये लगाएंगे तो उसमें उनकी फसलों में इनमें रोग आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, और वही किस्में उनको लगाना भी चाहिए इस समय। जी डॉक्टर साहब, आपने बात करते करते दो जो किस्में बताई, JJ 14 और JJ 24, इनकी क्या विशेषता है? ये जो दो किस्में हैं, अभी जवाहर चना जो 24 है, इसका इरेक्ट टाइप स्टेम होता है, मतलब जो इसका तना है खड़ा होता सीधा। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को इसकी ये खासियत बताना चाहूँगा कि जब वो स्टेम खड़ा रहेगा, जो हमारे बड़े किसान, या एक समस्या हमारे किसान भाइयों को आती है वो हार्वेस्टिंग की आती है। मतलब वो कटाई की बहुत विकट समस्या, लेबर प्रॉब्लम है या अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, यदि है तो उसका दाम ज़्यादा है। तो इसके चलते यहाँ वो कंबाइन हार्वेस्टर से अपनी या रीपर से कटाई अपनी फसल की कर सकते हैं। मतलब इसमें उनकी घेटियाँ नीचे नहीं गिरेंगी, साथ ही वो स्टेम ऊपर रहेगा और बंडलिंग हो जाएगी। यदि वो भूसा भी बनाना चाहते हैं तो रीपर से, कंबाइंडर से कटवा सकते हैं, या वो भूसा नहीं बनाना चाहते तो हार्वेस्टर से भी अपने खेतों की कटाई कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े क्षेत्र में चना लगाते हैं, मगर जो बाद में उनको मैनेजमेंट प्रॉब्लम जाती है, बहुत सारे घेटियाँ या उसकी फलियाँ खेतों में गिर जाती हैं। मगर इसमें टाइम पे हार्वेस्टिंग कर लेने से वो समस्या से निजात मिलती है। दूसरा जो JG 14 की जो आपने कही, तो ये जो हमारी JG 14 जो किस्म है, इसकी खासियत है तापमान सहनशील किस्म है। मतलब कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई बुआई में देरी हो जाती है। इसका जो ग्रेन है वो भी मीडियम से थोड़ा सा बड़ा है, ग्रेन साइज भी अच्छा है इसका, और इसमें जो उधर आखिरी की अवस्था, मतलब जब घेटियाँ बन रही होती हैं, फल बन रहा होता है, तो उस समय तापमान में जो है बढ़वार हो जाती, वृद्धि हो जाती कई बार। तापमान तेज हो जाता फरवरी के बाद से, तो तब भी इसमें उत्पादन अच्छा मिलता है। इसकी खासियत है कि ये तापमान सहनशील किस्म है JG 14, और इसको हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए। और JG 24 जिन किसान भाइयों को कंबाइन हार्वेस्टर से कटाना है और बड़े क्षेत्र में भी लगाना है, मान लो उनको ज़्यादा बड़े प्लॉट्स में भी बोनी करना है और बाद में उससे कंबाइन हार्वेस्टर से कटा सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेम है इरेक्ट टाइप खड़े हुआ रहता है पौधा, काफ़ी 60 सेंटीमीटर के लगभग हाइट रहती है इसकी, और आराम से हमारे किसान भाई 2 फीट की हाइट, 1.5 से 2 फीट की हाइट वाले पौधे को कटाने में कोई समस्या हार्वेस्टर से कंबाइन से नहीं जाती है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपने खेतों में मसूर और मटर भी लगाना चाहते हैं, तो अगर आप उन्हें उसकी किस्में बताएं तो वो ज़्यादातर देखिए, मसूर का हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हमारे बहुत सारे किसान भाई आज भी मसूर लगाते हैं। जवाहर लेंटिल की हमारी सीरीज है, उसमें बहुत सारी किस्में हैं, साथ ही साथ मलका जो बड़े दाने की मसूर होती है वो लगाते हैं। मटर में हमारी PSM 3, मतलब जो बहुत अच्छी किस्म है और बहुत चल रही है हमारे इस क्षेत्र में, जो फली हरी ग्रीन मटर बेचना चाहते हैं, उसको मार्केट प्राइस भी अच्छी मिलती है, क्योंकि उसकी फली सीधी होती है, और सीधी फली होने के साथ उसमें 9 से 10 तक दानों की संख्या आ जाती है। तो जब बाज़ार में हमारा किसान लेके जाता है ये वाली फली, तो उसके दाम दूसरी मटर की फलियों से अधिक होते हैं, और स्वाद भी अच्छा है उसका, मिठास, हल्की सी मिठास भी है उसमें। तो ये किस्में हमारे किसान भाइयों को लगानी चाहिए। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसान भाई यदि मटर लगाते हैं तो वो कई बार यदि ग्रीन उसको हरी बेचते हैं फलियों को,
तो एक कैच क्रॉप का भी काम करती है हमारे किसान। मतलब यदि मान लो हम मुख्य फसल नहीं ले पाए, सोयाबीन जिन किसान भाइयों का नहीं हुआ और अर्ली सोइंग में उनने मटर लगा दी, अब तो चूंकि नवंबर आ गया, तब भी वो 2 महीने बाद उनकी तीसरी फसल लगाने की स्थिति बन जाएगी। इसको हरी तुड़ाई करके उनने बेच दिया और उधर जाके उनने तीसरी फसल ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई कर लेंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं वो। और कैच क्रॉप यदि वो सितंबर में लगा लें, अक्टूबर में लगा लें, अक्टूबर का महीना सबसे अगले वर्ष यदि ध्यान रखें वो कि अक्टूबर में इस फसल को लगा लें, तो उनको एक और अतिरिक्त फसल का लाभ मिलेगा। क्योंकि उसके बाद वो अपनी परंपरागत जो भी रबी की फसल गेहूं की बुवाई कर सकते हैं और उसके बाद ग्रीष्मकालीन फसल की बुवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 से 4 फसलें वो। कैच क्रॉप का फ़ायदा ये है, हमारी मुख्य फसल नहीं आने पे हम ऐसी फसलें उगा लेते हैं। तो ये भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अभी हम आते हैं जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि रबी की दलहनी फसलें कौन कौन सी, उनकी उन्नत किस्में क्या क्या हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि किसी भी फसल को लगाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जो सीढ़ी होती है वो होती है बीजोपचार की। तो बीजोपचार में किसान भाइयों को किन किन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आमतौर पर हमारे किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो हमेशा क्या करते हैं कि बीजोपचार जो उनका ड्रम है अपना ड्रिल का, और उसी में वो अपने बीज उपचार के दवाइयाँ डाल देते हैं। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो भी दलहनी फसलें आप वो लगाएं, चाहे मसूर, मटर या चना जो भी लगाएं, उसका अच्छे से बीज उपचार अवश्य करें। आमतौर पे जो दलहनी फसलों में बीमारियां और कीटों का प्रकोप आता है, तो उस वजह से हमें FIR पद्धति अपनाना चाहिए। जो कि हमारे किसान भाई इस पे ध्यान दें। FIR मतलब फंजीसाइड सबसे पहले लगाना है, फफूंदीनाशक, फिर दूसरे नंबर पे इंसेक्टिसाइड, ताकि कम से कम 1 माह तक हमारे रस चूसक कीटों का प्रकोप फसल पे ना हो। फिर तीसरा है राइजोबियम कल्चर। तो इस तरह से जितनी भी दलहनी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं, सीक्वेंस वही रहेगा। पहले फंजीसाइड लगाना है, कोई इंसेक्टिसाइड लगाना है उसके बाद, और तीसरे नंबर पे राइजोबियम कल्चर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है राइजोबियम कल्चर, क्योंकि ये हमारे किसान भाई कई बार सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। यदि उन्होंने मतलब राइजोबियम कल्चर पहले कर दिया और बाद में फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड लगाया, तो उस राइजोबियम कल्चर का कोई रोल नहीं रह गया, क्योंकि वो जीव है। आपने जीव के ऊपर से आपने इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड लगा दिया तो वो जीव मर जाएंगे। इसको सबसे आखिरी परत जो होगी हमारी, वो राइजोबियम कल्चर की होगी। तो यहाँ हमारे किसान, इस सीक्वेंस में हमारे किसान भाइयों को बीज उपचार करना चाहिए। और जो सबसे खास बात है कि आप कोई भी ढेरों फफूंदीनाशक आ गए हैं, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, इसके अलावा आपका जो इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड या आप थायोमेथाक्साम में से कोई ले सकते हैं। और आखिरी जो अपना राइजोबियम कल्चर है, ये तो हमारा जवाहर राइजोबियम कल्चर सबसे अच्छा है। 8 से 10 ग्राम आप लिक्विड भी आ रहा है, 8 से 10 ml प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से आप बीज उपचार करें, तो आपकी जो ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो आपने कही थी बात, यहाँ किसान भाइयों को उसका लाभ मिलेगा।
और उससे जो हमारी चूँकि जो दलहनी फसल है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता तो नहीं होती, मगर यदि राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छे से काम करेगा तो नॉडुलेशन अच्छा होगा फसल में, हाँ जी। और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले बात जब हमने शुरू की थी तब आपने बताया था कि जो दलहनी फसल है इसमें पानी की बहुत कम मात्रा को प्रयोग में लाया जाता है, सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दलहनी फसलों में किसान भाइयों को अगर आप बताना चाहें कि सिंचाई कब कब, कितने कितने दिनों के बाद, कितने अंतराल से करनी पड़ती है? देखिए, आमतौर पे जो हमारे किसान भाई जो रेनफेड में बुवाई करते हैं तो वो वर्षा आधारित बुवाई कहलाती है जी। बारिश ख़त्म हुई, खेतों में नमी है, अभी भी हमारे कई किसान भाइयों के खेतों में नमी, जो हमारी जिन क्षेत्रों में गहरी ज़मीन है, गहरी काली मिट्टी है, तो वहाँ अभी भी नमी है खेतों में, तो वो नमी आधारित बुआई करते हैं तो उनको पानी की मात्रा 2 लगेंगी। अच्छा। मतलब उनको पहला जो है पानी देना है, दलहनी हमारी जो चने की फसल की बात करूं तो लगभग 30 से 35 दिन पे पहली सिंचाई उनको करना चाहिए। उसी प्रकार से मसूर पे 30 से 35 दिन पे उनको पहली सिंचाई करना है। हाँ जी। और उसी सीक्वेंस में जब वो आगे बढ़ेंगे तो दूसरी सिंचाई जब उनका फ्लावरिंग स्टेज ख़त्म हो जाती है, जब पुष्पन अवस्था जब ख़त्म हो जाती है, उस समय उनको दूसरी सिंचाई दलहनी फसलों में देना चाहिए ताकि पॉड फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 सिंचाई में उनका भरपूर हो जाएगा। यदि आप पे पानी की मात्रा एक मतलब कम है, एक ही पानी है और आपने रेनफेड पे आपने बुवाई करी है, तब आपको जो सिंचाई देना है वो पुष्पन अवस्था के बाद देना है। अच्छा। मतलब पॉड फॉर्मेशन के पहले देना जी। तब भी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है, और कई बार हमारे किसान भाई पलेवा करके बुवाई करते हैं। जब वो पलेवा करके बुवाई करेंगे तो उनको तब भी 2 सिंचाई देने में उत्पादन अच्छा मिलेगा। अच्छा। और यदि एक सिंचाई का ही पानी उनके पास बचा हुआ है तो पुष्पन अवस्था के बाद उनको सिंचाई करने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये किसान भाई सिंचाई पे विशेष ध्यान रखेंगे। पानी के मैनेजमेंट की बात है यहाँ पे, कि जितना हमारे पास पानी उपलब्ध है उसी हिसाब से उनको सिंचाई व्यवस्था जमानी है। जी ठीक है। चना और मटर अगर किसान भाई लगा रहे हैं तो पौध से पौध की दूरी कितनी रखेंगे? देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है जो प्लांट पॉपुलेशन का। जी। आमतौर पे हमारे प्रदेश में जो किसान भाई का जो ट्रेंड चला हुआ, हम अन्य फसलों की भी बात करें तो गेहूं में भी हमारे किसान भाई 100 किलो प्रति एकड़ बुआई तक कर रहे हैं। अच्छा। चौकड़ी बोलते हैं वो हमारी लोकल भाषा में, क्रॉस में सोइंग करते हैं, इधर से दोनों तरफ से बुआई करते हैं। फिर अब बात आ गई दलहनी फसलों की, तो उसमें भी एक्सेस सीड रेट हमारे किसान भाई यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, खास करके चना है हमारा, मटर है, मसूर है, चने में और मटर में लगभग 30 किलोग्राम बीज की मात्रा ही उपयोग करना चाहिए। और जो कतारों की दूरी है, एक कतार से दूसरी कतार की दूरी कम से कम 12 सेंटीमीटर, वो 12 इंच मतलब 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना चाहिए। और उसके साथ साथ इसलिए हम ये कतार की दूरी जो रखते हैं कि वहाँ कुल्फा या डोरा आसानी से चलाया जा सके। यदि वो एक निदाई हमारे दलहनी फसल में करते हैं कुल्फा या डोरा से, तो उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक की वृद्धि संभव है। अच्छा। और साथ ही बीड मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों में बहुत सारे बीडीसाइड अभी आए नहीं हैं। उसके अतिरिक्त भी यदि वो बीडीसाइड का प्रयोग करते भी हैं, तब भी हमारे किसान भाई को कुल्फा या डोरा तो चलाना ही चाहिए, ताकि हमारे जो नॉडुलेशन है फसल में वो अच्छा हो, ज़मीन में काफ़ी मात्रा में हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरिया पनपें और अच्छी गठाने बने। तो उनको कतारों की दूरी मिनिमम 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर, और उससे अतिरिक्त बढ़ा के भी वो 60 सेंटीमीटर तक भी रख सकते हैं। वो इस पर है कि वो उनकी वैरायटी कौन सी है। अच्छा। यदि वो ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी है, जैसा कि हमने JG 24 बताई आपको, JG 14 अच्छी हाइट लेती हैं, ब्रांचिंग में JG 130 भी बहुत अच्छी हाइट लेती है। तो इनकी हम 2 फीट भी कतारों की दूरी हमारे किसान भाई रख सकते हैं। अच्छा, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब वो मेथड हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी वहाँ पे किसान भाई, जो हम आगे चर्चा करेंगे, तो वो ज़रूरी है हमारे किसान। कतारों की दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती की देखने का। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू सेना। ये जानते हैं खबरें खेती की। रबी फसलों की बुआई 15% अधिक, प्राकृतिक खेती में हरदा को अव्वल बनाएं, चना की उन्नत खेती, प्याज की फसल में खरपतवार प्रबंधन, ट्रैक्टर चलित
बीज एवं उर्वरक बुआई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। रबी फसलों की बुआई और रफ्तार पकड़ने लगी है। मौजूदा रबी सत्र के लिए गेहूं की बुआई अच्छे तरीके से शुरू हो गई है। कृषि विभाग द्वारा मिले शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 54,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है। यह पिछले साल की समान अवधि से 54% अधिक है। पूरे सीजन में लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में गेहूं बोया जाता है। पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक रबी फसलों की बुआई में 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी सीजन में अभी तक देश भर में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी की फसलों की बुआई हो चुकी है, जो कि पिछले समान अवधि में हुई 28 लाख हेक्टेयर में बुआई से 15% अधिक है। चलिए अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती में हरदा को किस तरह से अव्वल बनाया जा सकता है। किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिले के किसान प्रयास कर रहे हैं और जिले को प्राकृतिक खेती में नंबर 1 बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम बारंगा में किसानों को प्राकृतिक खेती करने का संकल्प दिलाया है। श्री पटेल ने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती करें तथा रासायनिक खेती धीरे धीरे कम कर दें। उन्होंने सभी नागरिकों से बिजली पानी बचाने और गौमाता के संरक्षण के लिए प्रयास करने, इसके साथ ही अपने खेत की मेड़ों पर पौधारोपण करने की अपील की है। वहीं आड़ी खड़ी जुताई कर खेत को खुला छोड़ दें। इसके साथ ही खेत में खरीफ फसल अवशेष को अलग करके जला देना चाहिए, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। इसके साथ ही नमी की उपस्थिति में बुआई करना चाहिए। चने की उपयुक्त किस्में JG 12, JG 36, JG 24 और जाकी 9218, RBG 202, RBG 204 आदि लगाकर अधिकाधिक उत्पादन पाया जा सकता है। चना की बुआई के लिए उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। चना उत्पादन की बुआई के लिए आपको बता दें कि उपयुक्त बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। अब बात करेंगे मूली में उर्वरक प्रबंधन की। मूली शीघ्र तैयार होने वाली फसल है। भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक होना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 20 से 25 टन अच्छी प्रकार की सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट बुआई से 25 से 30 दिन बुआई जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके अतिरिक्त 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत में डाल दें। वहीं नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 20 दिन बाद, शीतोष्ण प्रजातियों में 25 से 30 दिन बाद, एशियाई प्रजातियों में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दें, परंतु ये ध्यान रहे कि उर्वरक पत्तियों के ऊपर ना पड़े। और अब बात करेंगे प्याज की फसल में खरपतवार प्रबंधन की। प्याज की जड़ उथली एवं सूक्ष्म होने से अधिकतम 15 सेंटीमीटर तक सीमित होती है। रबी प्याज में एक सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद और 5 से 6 सिंचाइयाँ 15 से 20 दिनों के अंतराल पर कंद बनने तक आवश्यक होती है। सूक्ष्म टपक सिंचाई इसमें सतह सिंचाई की अपेक्षा अधिक लाभदायक पाई गई है। इसमें उत्पादन और गुणवत्ता के साथ ही पानी की बचत होती है। प्याज में खरपतवार जिसे मोथा, दूब, बथुआ, दूधी, चौलाई खेत में उगते हैं। खरपतवार नाशी का उपयोग ऑक्सीफ्लोफेन के आपको 10 से 15 से मिलीमीटर या फिर क्यूजाफोकाल इथाइल 15 से 25 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लीटर डालना चाहिए और इसको खरपतवार में नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करेंगे ट्रैक्टर चलित बीज एवं उर्वरक बुआई यंत्र की। ट्रैक्टर चलित बीज एवं उर्वरक बुआई यंत्र द्वारा 7 से 13 कतारों में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से बीज एवं खाद भूमि में उचित गहराई पर बोए जा सकते हैं। यह ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंक के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे लाने, ले जाने तथा खेत के चलाने में काफ़ी सुविधा होती है। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में आपने जाना कि किस प्रकार से रबी की जो दलहनी फसलें हैं उनकी उन्नत किस्में क्या है, उनमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।